प्रणाम। हमने अभी 2 दिन पहले संवाद 1 में बात की थी। जो पहला संवाद हम लोगों ने आपसे किया था, राष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। उस समय हमने बात की थी कि इस जो विशेष समस्या है, इन समस्याओं का वास्तविक समाधान क्या है। जो मैंने संवाद 1 में चर्चा की थी वो पूरी चर्चा नहीं, बहुत छोटी सी थी। आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में उन्हें जान सकते हैं कि राष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक हालात कैसे हैं, वो जान सकते हैं। केवल मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस समय काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी आप सामाजिक और राजनीतिक हालात को जान सकते हैं। हम सब जानते हैं देश भयानक परिस्थिति के दौर से गुजर रहा है। देखने में ऐसा लगता है देश में समृद्धि बढ़ रही है, संपन्नता बढ़ रही है, देश मजबूत हो रहा है, देश में बहुत पैसा आ रहा है। कई लोग हैं, मुझे मिले भी, उन्होंने कहा कि क्यों आप नकारात्मक बातें करते हैं, क्यों आप सकारात्मक बातें नहीं करते। तो मैंने कहा आप आँख बंद कर लीजिए, शायद बिल्ली आपको न खाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं वो कबूतर नहीं हूँ जो आँख बंद करने से ये समझे कि बिल्ली चली गई और बिल्ली मुझे नहीं खाएगी। अगर हम समस्या पर सोचेंगे ही नहीं तो समस्या से निजात कैसे पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही देश बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हमें ये तो देखना पड़ेगा कि हमारी आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं। अगर हम चुनौतियों के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम क्या कर पाएंगे। अभी पिछले दिनों में शामली गया था, तो शामली में एक विधायक महोदय मंच पर मिले, तो उन्होंने कहा जी आपने सब खराब बता दिया, आप अच्छा बता दीजिए। मैंने कहा अच्छा आप बता दीजिए, आपको सब्ज बाग दिखाने की आदत है, अच्छा आप दिखा दीजिए। जैसी परिस्थिति है वैसी मैंने आपको बताई है। तो ये आइए आज चर्चा करते हैं हम इसके समाधान पर कि देश की परिस्थिति क्या हो सकती है। 1947 में देश आज़ाद हुआ और देश का एक नया संविधान बना, और इस संविधान के आधार पर हमने इस देश को कैसे चलाना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, उसकी एक भूमिका, उसका एक रास्ता हमने तैयार किया। हमने कहा कि एक नया संविधान हमने बनाया। क्या हमने वाकई नया संविधान बनाया? क्या ये नया संविधान है जिस संविधान में हम जी रहे हैं, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बनाया और कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया? क्या ये नया संविधान है? क्या 1860 में मैकाले द्वारा बनाया गया संविधान, मैकाले की आईपीसी, और ये जो वर्तमान संविधान है, इसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता है? ये पढ़ने का विषय है, ये शोध का विषय है, ये चर्चा का विषय है। क्या संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? हुए होंगे थोड़े बहुत बदलाव, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो कितने हुए हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इसके ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बातें तो मैं बहुत कर सकता हूँ, लेकिन ये यूट्यूब गाइडलाइन के बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन के बाहर जाने पर मैं अपनी बात ही आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाऊँगा। इसलिए मैं बहुत संभल कर बातें कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि मेरी ज़बान बहुत तीखी है, लेकिन आज तो बड़ी मीठी और उदार बातें कर रहा हूँ। लेकिन आपको समझना होगा देश की परिस्थिति कैसी है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, और 1947 के बाद से इस देश को जब शिक्षा के रास्ते पर चलाया गया, उस देश को जो हजारों साल तक गुलाम रहा दो निश्चित मानसिकताओं का, दो ऐसी मानसिकताओं का जो केवल बर्बादी का रास्ता चुनती हैं। एक ऐसी मानसिकता जिसने केवल तलवार के बल पर दुनिया को कत्लो गारत दिखाया, और दूसरी ऐसी मानसिकता जिसने हर तरह के तरीकों से दुनिया को भयंकर बर्बादी के रास्ते पर लेकर गए। केवल अपना राज्य स्थापित करने के लिए जिन्होंने तबाह बर्बादी फैलाई है, कत्लो गारत फैलाया है, ऐसी दो मानसिकताओं का 1000 साल तक भारत गुलाम रहा। 1000 साल। इस 1000 साल की गुलामी में जिस चीज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, हमारा लोगों का नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं। हमारी अस्मिता बर्बाद हुई, इसमें कोई शक नहीं। हमें लूटा गया, हमारा वेल्थ गया, हमारा पैसा गया, इसमें कोई शक नहीं। हमारे स्मारक बर्बाद कर दिए गए, इसमें कोई शक नहीं। हमारी शिल्प विद्या को मिटाकर उनके ऊपर झूठे गुंबद रखकर उन्हें अपनी बताने का प्रयास किया गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज को बर्बाद किया गया वो थी शिक्षा। वो शिक्षा थी। इस देश में पहले हमले जो हुए, जिनमें मोहम्मद गोरी एक बड़ा हमलावर शुरू में साबित हुआ, उस मोहम्मद गोरी के हमले के बाद मोहम्मद गोरी द्वारा इस देश में स्थापित की गई सत्ता, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक की हो, चाहे वो बख्तियार खिलजी की हो, इन्होंने इस देश में जिस चीज को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई वो थी शिक्षा। जब सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया,
तो आप ये बिल्कुल मत मानिए कि गजनवी सोमनाथ के मंदिर को जब तोड़ रहा था तो उसका मकसद केवल पैसा लूटना, केवल आपकी अस्मिता को लूटना, केवल आपके गौरव को, आपके स्वाभिमान को नष्ट करना, केवल इतना नहीं था। हमारे यहाँ मंदिर अगर उनादि कोश में आकर उठाकर पढ़ें तो मंदिर एक बहुत सम्मानजनक जगह है। मंदिर ऐसी जगह है जो शिक्षा का केंद्र है, जहाँ से शिक्षा को संचालित किया जाता है। सोमनाथ के मंदिर को जब तोड़ा गया इनके द्वारा तो उस समय सोमनाथ के मंदिर के साथ साथ उन हजारों गुरुकुलों को भी नष्ट किया गया जिन हजारों गुरुकुलों का लालन पालन पोषण सोमनाथ का मंदिर करता था। अब यहाँ बहुत लोग हिस्टोरियन हो जाएंगे, बहुत सारे लोग इतिहासकार हो जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं साहब, सोमनाथ के मंदिर में तो मूर्ति थी, वहाँ तो पूजा होती थी। अरे मेरे भाई, पूजा भी होती होगी, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या केवल पूजा होती थी? सोमनाथ के मंदिर के पास इतना पैसा था, उस पैसे का यूटिलाइज करता था सोमनाथ का मंदिर और अपने अंतर्गत हजारों हजार गुरुकुलों का लालन पालन पोषण संचालन और प्रबंधन करता था। जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, जिसे कई बार तोड़ा गया, उस सोमनाथ के मंदिर के साथ साथ इन हजारों गुरुकुलों को नष्ट किया गया। मतलब मकसद केवल अस्मिता, स्वाभिमान, लूट कसोट इस देश को बर्बाद करना नहीं था, मकसद था इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक घातक प्रहार करना। केवल सोमनाथ का मंदिर नहीं, लूटा गया काशी विश्वनाथ, और काशी जो विद्या की नगरी है, उस विद्या की नगरी का मुख्य मंदिर जब तोड़ा गया तो उस विद्या की नगरी के इस मुख्य मंदिर के अंतर्गत चलने वाली गुरुकुल और उन गुरुकुल की लंबी चौड़ी चेन्स, उन सबको ध्वस्त किया गया, उन सबको बर्बाद किया गया, उन सबको बर्बाद किया गया। काशी विश्वनाथ नहीं, काशी विश्वनाथ जैसे सैकड़ों हजारों मंदिर इस देश में तोड़े गए और मकसद था उन मंदिरों के पीछे खड़ी हुई गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को नष्ट करना। बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा को बर्बाद किया, जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बर्बाद किया, जब उदयनपुरी विश्वविद्यालय को बर्बाद किया और जब नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अनेक न जाने कितने विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जिनमें 10,000 से लेकर 25-30 हजार तक छात्र पढ़ते थे, तो इसके पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है? क्या आप नहीं समझते कि इसके पीछे क्या मकसद होगा? सोचिए, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था, क्या वो अकेला विश्वविद्यालय था? केवल उसमें वही छात्र जो उस विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ते थे, केवल उन्हीं छात्रों को पढ़ाने के लिए वो विश्वविद्यालय चलता था? नहीं, ऐसा नहीं है। अपितु इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे गुरुकुल चलते थे। उसकी संख्या कितनी थी? हजारों थी कि दसों हजारों में थी कि 50 हजारों में थी, ये तो ठीक से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो निश्चय पूर्वक है कि कई हजार गुरुकुल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलते थे, उनका प्रबंधन चलता था। नालंदा विश्वविद्यालय के पास, जिसके अंदर 15,000 छात्रों के इकट्ठा रहकर पढ़ने की व्यवस्था थी, ये नालंदा विश्वविद्यालय के पास 200 से 400 गांवों का पूरा जमींदार आता, जिसकी लगान से वो केवल अपनी व्यवस्थाएं नहीं चलाता था, बल्कि अपने अंतर्गत वो बहुत सारे उन विहारों, उन छोटे गुरुकुलों की व्यवस्थाएं चलाता था जहां छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। इस देश में शिक्षा का, इस देश में गुरुकुलों का एक व्यवस्थित ढांचा था, एक क्रम था, और उस ढांचे, उस क्रम को चलाया जाता था। इस देश में ब्राह्मणों के अंतर्गत एक गोत्र परंपरा रही है। आज भी अगर आप गुरुकुलों में जाएंगे तो इसी गोत्र के आधार पर छात्र को उसका वेद दिया जाता है। वेद की अपनी अपनी शाखाएं होती हैं और इन शाखाओं का अपना अपना प्रातिशाख्य व्याकरण होता है। उन्हें अपने अपने प्रातिशाख्य व्याकरण को सुरक्षित रखने का उनका कर्तव्य निर्धारित था और वो उस निर्धारित कर्तव्य के अंतर्गत उस प्रातिशाख्य व्याकरण की सुरक्षा करते थे। इसका अर्थ यह है कि एक पूरी की पूरी चेन थी। जब हम कहते हैं भारद्वाज गोत्र, जब हम कहते हैं कौशिक गोत्र, जब हम कहते हैं गौतम गोत्र, और ये याद रखिएगा, भारद्वाज गोत्र केवल ब्राह्मणों का नहीं है। भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणों के अंतर्गत पढ़ने वाले क्षत्रियों, उनके अंतर्गत पढ़ने वाले वैश्यों, उनके अंतर्गत पढ़ने वाले शूद्रों, सबका गोत्र है। और इस सारे गोत्र को एक निश्चित शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई थी और वो जिम्मेदारी को पूरे निश्चय से संभालते थे और सुरक्षित करते थे। यानी शिक्षा का एक निश्चित व्यवस्थित ढांचा था और इस निश्चित व्यवस्थित ढांचे के अंतर्गत इस देश के प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने की एक समुचित और समग्र व्यवस्था थी।
जिसे अंग्रेज लेखक, हिस्टोरियन, चीन से आए हुए यात्री और दूसरे बहुत सारे यात्री जिसे अपने शब्दों में कहते हैं कि इस देश में लगभग 100% के आसपास साक्षरता थी। साक्षरता नहीं थी भाई साहब, विद्वत्ता थी। साक्षरता होना एक दूसरी बात है, विद्वत्ता होना एक दूसरी बात है। यहाँ खेत में काम करने वाला किसान जब खेती किसानी करता था और खेत में बीजों को बोता था, आपको क्या लगता है जैसे आजकल बोता था वैसे बोता था? ना, ऐसे नहीं बोता था। जो बीज होते थे उन बीजों को पहले संस्कारित किया जाता है, उनमें कई बार भावनाएं दी जाती थी, कई बार घृत की भावना दी जाती थी, कई बार दूसरी औषधियों की भावना दी जाती थी। पहले उस बीज को संस्कारित करके इस लायक बनाया जाता था कि वो नई फसल तैयार करने के लायक बने और तब वो पैदा होकर अच्छी फसल तैयार करता था। केमिकल डालकर फसल तैयार नहीं करते थे। ये शिक्षा है और ये शिक्षा एक किसान की शिक्षा है। अब आप सोचकर देखिए, किसान विद्वान है तो जो अध्यापक है, जो चिकित्सक है, जो अभियंता है, उसकी विद्वत्ता का स्तर क्या रहा होगा? क्या रहा होगा उसकी विद्वत्ता का स्तर? सोचकर देखिए आप। और पूरे देश में यह ढांचा बिखरा हुआ था। जब मुसलमानों ने इस देश पर हमला किया, जब उन्होंने इस देश पर हमला किया और हमला करके इस देश के उन संस्थानों को तोड़ने का प्रयास किया, तो उन संस्थानों के पीछे मुझे जो लगता है कि मूल भावना ये थी उसे तोड़ने की कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा सके। कोई देश तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी संस्कृति, उसकी शिक्षा जिंदा रहती है। तो इन्होंने पहला काम ये किया कि इन्होंने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया। ये आज मैंने एक पक्षीय बात आपके बीच में कही है। एक प्रकार की मानसिकता जब इस देश में आई, उन्होंने जब हमला किया तो हमले के बाद इस देश की शिक्षा को कैसे बर्बाद किया। उसके बाद एक दूसरी मानसिकता आई, उस दूसरी मानसिकता ने शिक्षा को कैसे बर्बाद किया, ये मैं संवाद के तीसरे क्रम में आपको बताऊंगा। आज मेरा संवाद का दूसरा क्रम था। संवाद का पहला क्रम आपको यहाँ आईबोल पर भी मिल जाएगा। आप इस आईबोल को छूकर आप संवाद के पहले क्रम को देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आर्ष विद्याकुलम का लिंक मिलेगा। उस आर्ष विद्याकुलम के लिंक पर जाकर आप 19 जून को जो मैं संवाद का एक कार्यक्रम करना चाहता हूं, राष्ट्र के संबंध में संवाद का एक कार्यक्रम, जिसमें मैं शिक्षा संवाद और सुरक्षा संवाद दोनों पर विशेष चर्चा करूंगा। मैं आप सबको हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि गुरुकुल पहुंचिए। 19 जून को सुबह 9 बजे हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर देश के प्रति जागरूक होंगे, इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मैं 19 जून की बात कर रहा हूं, 19 जून को 9 बजे। आप 18 तारीख में भी पहुंच सकते हैं, हम यहां रुकने की व्यवस्थाएं करेंगे। आर्ष विद्याकुलम की वेबसाइट पर, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, इस वीडियो के नीचे जिसका लिंक है, उस डिस्क्रिप्शन में आप इस लिंक को उठा लीजिए और इस लिंक के भीतर आप अपना फॉर्म भर दीजिए ताकि हम आपके आने की यहाँ सारी व्यवस्थाएं कर सकें। लेकिन जरूर पहुंचिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन इस पर चर्चा हम केवल इस वीडियो पर या पत्र लेखन आदि से नहीं करना चाहते। हमारा मकसद है कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बदलनी चाहिए, इसलिए हम फिजिकल लेवल पर इस काम को करने के लिए तैयार हैं। कई लोग हैं जिन्होंने इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की, जिनमें बड़े लोगों के नाम आते हैं, जिनमें स्वामी शंकराचार्य का नाम आता है, जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है, जिनमें भाई राजीव दीक्षित का नाम आता है, जिन्होंने ये व्यवस्थाएं की। लेकिन वो सब काल का ग्रास बन गए, या बना दिए गए, या मार दिए गए, उनकी हत्याएं कर दी गई। ये सारी परिस्थितियां भिन्न हैं। लेकिन क्या हम उनसे डरकर, उन परिस्थितियों से डरकर बैठ जाएं? हम एक बार फिर से उठकर चलने के लिए तैयार हैं। आओ मिलकर एक बार फिर से काम करें और इस राष्ट्र के लिए काम करें, इस राष्ट्र को बचाएं। ये मेरा संवाद का आज दूसरा क्रम है। जल्दी ही तीसरे क्रम में मैं आपको इसी शिक्षा से संबंधित अगली कड़ी पर चर्चा करूंगा। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।